हूँ आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, अरिजीत सिंह ने शेयर किया संन्यास के बाद पहला पोस्ट, दुनिया को निर्दयी बताकर फैंस को किया भावुक। कौन है बड़ा पाव गर्ल का मिस्ट्री मैन जिसने भरी थी मांग, रोमांटिक रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, सच आया सामने। द 50 से बाहर आते ही प्रिंस नरूला पर भड़की नतालिया जानो शेख, एक्टर वर्सेस इन्फ्लुएंसर करने वालों पर निकाली भड़ास। शत्रुघ्न सिन्हा ने धुरंधर को मास्टरपीस बताकर जमकर की तारीफ, प्रोपेगेंडा फिल्म बताने वालों को लगाई लताड़। यादव जी की लव स्टोरी विवाद में मेकर्स की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज से। अरिजीत सिंह ने जब संन्यास ले लिया तो उनके गाने कैसे आ रहे हैं? संन्यास की घोषणा कर दी और गाने भी आ रहे हैं। काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। शायद लोगों का अटेंशन पाने के लिए किया गया है, या फिर बहुत सारी बातें, कुछ इसी तरह की बातें सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है। अरिजीत सिंह ने संन्यास की घोषणा की थी और उसके बाद से ही अब लगातार जब उनके गाने आ रहे हैं तो उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। अब ये कौन से लोग हैं जिन्हें अरिजीत सिंह से समस्या है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई उस व्यक्ति को नफरत कर भी सकता है जिसने इतने सारे गाने गाए हैं और लोग काफी पसंद करते आए हैं उन्हें। उनकी जो पर्सनल लाइफ है उस पर भी लोग चर्चा करते रहते हैं कि इतना बड़ा सिंगर है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, उसके बाद भी सिंपल लाइफ जीता है, दूसरों के बारे में सोचता है। अब उस व्यक्ति से भी अगर कोई नफरत कर रहा है, उसे ट्रोल कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये किसी और का ही काम है और जानबूझकर ये सारी चीजें करवाई जा रही हैं। लेकिन अब इस पर अरिजीत सिंह ने जवाब दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मैसेज मैंने लिखा है वो सिर्फ मेरी ऑडियंस तक पहुंचे, यानी अगर आप मुझे सुनते हैं तभी आप मुझे पढ़िए, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिए। उन्होंने क्या कहा है जिसके बाद उनके फैंस भावुक हो गए हैं, और जो एक पॉलिटिक्स चल रही है बॉलीवुड में उस पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा कर ही दिया है। तो जब उन्होंने संन्यास लिया था तभी ये कहा जा रहा था कि कुछ तो है जिसकी वजह से उन्होंने संन्यास लिया है, लेकिन अब उनकी पोस्ट और उनका कमेंट ये बता रहा है कि आखिर क्यों वो छोड़ने पर अपना काम मजबूत है, संन्यास उन्होंने क्यों लिया। दरअसल उन्होंने एक पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए लिखा कि नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं आप सभी से प्यार करता हूं। इस निर्दयी दुनिया में आपके प्यार और विनम्रता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने नए असाइनमेंट लेने बंद कर दिए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पेंडिंग गाने बहुत सारे हैं, मुझे अभी बहुत सारे गाने पूरे करने हैं। लोगों को समझाने में समय बर्बाद ना करें, अब कितनी बार समझाएंगे? इतने सारे अधूरे गाने हैं जो पूरे होने तक रिलीज होते रहेंगे, शायद पूरे साल भर, शायद अगले साल तक भी। शांत रहें और इस प्लेटफॉर्म से दूर रहने की कोशिश करें। उन्होंने आगे भी लिखा कि बॉडी से स्पाइक प्रोटीन निकालें, 5 ग्राम छोड़ दें, पढ़ें, प्यार करें, ध्यान करें। जय देवी, और कौन जानता है कि आगे क्या होगा। तो अरिजीत सिंह ने ये बताने की कोशिश की है कि जो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे कि उनके गाने आ रहे हैं संन्यास के बाद भी, उन्होंने ये बताया है कि जो पेंडिंग गाने हैं वो आ रहे हैं, शायद इस साल आए और शायद अगले साल तक भी आए। तो अभी बहुत सारा काम पेंडिंग बचा हुआ है, जो नया असाइनमेंट है वो नहीं ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, तो उनके जो फैंस लोगों को जवाब दे रहे थे उस पर उन्होंने कहा कि आप जवाब मत दीजिए, आप किसको समझाएंगे, इस प्लेटफॉर्म को ही छोड़ दीजिए और शांति से आप अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। लेकिन अब एक फैन ने जब इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए कहा कि आपको प्रीतम, मिथुन और रहमान के लिए नए असाइनमेंट नहीं रोकने चाहिए, ये सभी ऑडियंस का विनम्र अनुरोध है। तो इस पर अरिजीत ने जवाब दिया और एक क्रिप्टिक कमेंट किया। उन्होंने लिखा कि कुछ लोग खुद के लिए कंपोज करते हैं, किसी और के लिए नहीं। अब अरिजीत सिंह ने ये जो कमेंट किया है उसके बाद हर कोई चौंक गया है। फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा कहा तो क्यों कहा। अब लोग ये कह रहे हैं उन्होंने बड़े कंपोजर्स पर तंज कसा है, जो पॉलिटिक्स चल रही है बॉलीवुड में उसको उन्होंने उजागर किया है, तो कुछ इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उनका जो पोस्ट है वो लोगों को भावुक कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना काम कर रहा था, एक सिंपल लाइफ जी रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसको किस तरह से पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसने काम करना ही अब बंद कर दिया। तो लोग जो उनके फैंस हैं वो मायूस हो ही रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो वो उसे शेयर करें। हालांकि उनका जो ये पोस्ट आया है काफ़ी कुछ इशारा कर रहा है। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या कुछ उनके तरफ से अपने संन्यास को लेकर कहा जाता है और काम करने को लेकर आगे क्या कुछ उनके तरफ से बताया जाता है। लेकिन हालांकि उन्होंने नए असाइनमेंट लेने बंद कर दिए, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अब इनसाइडर में बात करते हैं वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित की। चंद्रिका दीक्षित बिग बॉस में गई थी और उससे पहले वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी अपनी दुकान को लेकर। तो वड़ा पाव बनाती थी और दुकान सड़क पर लगाना चाहती थी, लेकिन उसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी और उसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर वो छाई हुई थी।
जिसके बाद वो बिग बॉस पहुंचती हैं। वहाँ पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाती, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद भी लगातार वो खबरों में रही, कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर। लेकिन अभी फिलहाल जो उनकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है उसको लेकर वो काफ़ी चर्चा में है। दरअसल उन्होंने अपने पति पर चीटिंग का आरोप लगाया था। उसके बाद वो किसी और मिस्ट्री मैन के साथ नजर आती हैं, जहाँ पर वो मुस्लिम त्योहार की बधाई देती हैं, हिजाब करती हैं और उसके बाद लगातार उसी के साथ रोमांटिक रील्स आती हैं, जहाँ पर वो उनके मांग में सिंदूर भरता हुआ नजर आ रहा है, उनके साथ रोमांटिक पोज देता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ये सारी हरकतें सोशल मीडिया पर चल रही थी। लेकिन फिर अचानक से एक वीडियो आती है या पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जहाँ पर वो मिस्ट्री मैन भी बैठा हुआ है और इनके पति वो भी बैठे हुए हैं और उनका बच्चा भी है। मतलब वहाँ पर सभी पूरी फैमिली और वो मिस्ट्री मैन भी है। तो लोग ये कह रहे हैं कि उनका पति ये कह रहा था कि ये कौन है जिसके साथ तुम घूम रही हो, इतने सारे आरोप लगा रहे हैं और वो उसको पहले से जानता था। मतलब ये सब कुछ स्क्रिप्टेड चल रहा है, ये टीआरपी के लिए, ये व्यूअरशिप के लिए है। तो जी हाँ, अब इस पर एक बड़ा खुलासा उस मिस्ट्री मैन ने ही कर दिया है। तो वो कौन था, इनके साथ क्यों रह रहा था, इस सब पर बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। दरअसल मिस्ट्री मैन अलीगढ़ का रहने वाला है एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, और उसने खुद ये दावा किया है कि वो दिल्ली में पला बढ़ा है और पेशे से कंटेंट क्रिएटर है और वो सिंगर भी है। वो मैक्स हॉस्पिटल में काम भी कर चुका है। उसका ये कहना है कि उसे एकता कपूर के शो से ज़्यादा टीआरपी मिल रही है, उनके और चंद्रिका के कंटेंट को अच्छी व्यूअरशिप मिल रही है। मतलब ये सब कुछ वो व्यूअरशिप के लिए कर रहा है, ज़्यादा टीआरपी मिल रही है इसीलिए वो कर रहे हैं। और जब उससे ये पूछा गया कि आपके और चंद्रिका दीक्षित के बीच में कुछ रोमांटिक रिलेशन है, उस पर उसने नकार दिया। उसने कहा कि उनका पति रैपिडो चलाता है और चलाता रहेगा। जिस तरह की उसकी हरकत है, वो अपना रिलेशन बचा नहीं रहा है, वो बातचीत नहीं करना चाह रहा अपनी पत्नी से। मैं जो भी कर रहा हूँ वो सोशल मीडिया के लिए है, मेरा और चंद्रिका का किसी तरीके से कोई रिलेशन नहीं, और मैं चाहता हूँ कि चंद्रिका अपने पति के साथ रहे, उसका पूरा सब कुछ जो भी अभी बिगड़ा हुआ वो सही हो जाए, लेकिन उसका पति सुधारना ही नहीं चाहता। तो ये कहना है मिस्ट्री मैन का। मतलब ये जो अभी तक चल रहा था ये सिर्फ टीआरपी के लिए। तो हो सकता है चंद्रिका और जो उसके पति के बीच में चल रहा है वो भी टीआरपी के लिए हो, किसे पर क्या पता। लेकिन हाँ, मज़ा जरूर आ रहा है, ऑडियंस भी खूब मज़े ले रही है जो भी ड्रामा चल रहा है, क्योंकि अभी चंद्रिका अपने बच्चे के लिए भी लड़ाई लड़ रही है कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए और अगर नहीं मिला तो मैं इसके लिए आगे लड़ाई लड़ूँ। देखना होगा कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर लोग इंजॉय बहुत कर रहे हैं, खूब वायरल हो रहा है ये मामला। अब रील ट्यूटोरियल में बात करते हैं द 50 की। तो द 50 में हम देख रहे हैं कि कैसे प्रिंस नरूला और उनकी जो पूरी गैंग है वो आउटसाइडर को लेकर कितनी इनसिक्योर है, लगातार उन पर टिप्पणियां की जा रही है। वंशज जब आते हैं तो केपी से जो उनकी बातचीत होती है उसको लेकर भी ये लोग नाराज़गी जताते हैं, वंशज को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन हाँ, केपी थोड़ा बड़ा दिल दिखाते हैं और वंशज को खुद ही अंदर लेकर आते हैं। उसके बाद उनके काफ़ी और जो भी दोस्त रहते हैं, क्योंकि 16 वोट मिले होते हैं वंशज को एंट्री के लिए। दरअसल द 50 में केपी और वंशज दोनों की एंट्री होती है और उसके बाद उन्हें पहले ये कहा जाता है कि घर में जो वोटिंग होगी उसके आधार पर अंदर लिया जाएगा। तो जो घर में वोटिंग होती है उसमें एक को 16 और एक को 17 मिलते हैं। मतलब केपी यानी करण पटेल को 17 वोट मिलते हैं, वंशज को 16 मिलते हैं। तो वहाँ पर वो हार जाते हैं। उसके बाद टास्क परफॉर्म करना होता है, जहाँ पर दिमाग का काम होता है, वहाँ वंशज जीत जाते हैं, जहाँ पर शेर का फेस बनाना होता है। उसके बाद बल वाला एक रस्सी खींचनी होती है, जहाँ पर अरबाज होते हैं केपी के साथ, तो अरबाज जीत जाते हैं, करण पटेल जीत जाते हैं। तो ये 3 टास्क किए जाते हैं जिनमें जीत होती है करण पटेल की और वंशज हार जाते हैं। लेकिन वंशज को घर के अंदर लाने के लिए करण पटेल खुद ही मेकर से कहते हैं, मतलब वो शेर है उससे कहते हैं कि आप इन्हें भी अंदर ले लीजिए। तो घर के अंदर दोनों आ जाते हैं। लेकिन अभी जो फाइनल वोटिंग है वो दिखाई जाने बाकी है कि क्या हो रहा है घर में। लेकिन फिर भी जिस तरह से घर के अंदर आउटसाइडर को लेकर माहौल बना हुआ है, जो भी टिप्पणियां की जा रही हैं, अब उसको लेकर काफ़ी लोग खुलकर बातचीत कर रहे हैं। तो मिस्टर फैजू का जो पूरा गैंग था वो वंशज के साथ था, वो खुद को आउटसाइडर दिखा रहे थे और ये कह रहे थे कि मैं खुद बहुत पीछे से आया हूँ, अगर मेरे लिए इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट की जाती तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाता, इसीलिए उन्होंने वंशज को सपोर्ट किया था। लेकिन अब इस पर नतालिया ने भी अपना जो बयान है वो दिया है और कहीं ना कहीं प्रिंस नरूला, करण पटेल और उर्वशी जैसे लोग हैं उन्हें लताड़ भी लगाई है। तो प्रिंस नरूला खुद आउटसाइडर थे, उन्होंने कई सारे रियलिटी शो जीते, लेकिन उन्हें भरपूर इंडस्ट्री का समर्थन मिला। लेकिन अब जब उनकी बारी है तो वो कैसे एक गैंग बनाकर आगे चलते हैं और लोगों को रोकने का काम करते हैं। वही सारी चीज़ें वंशज ने कही थी जो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बट आप लोग अपनी भी हरकतें देखिए, आप कैसे दूसरों को नीचा दिखाते हैं।
तो अब इस पर नतालिया ने क्या कहा है उस पर हम आते हैं। दरअसल नतालिया ने इस पर चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लंबा चौड़ा नोट साझा करते हुए नाराजगी जाहिर की है। नतालिया ने लिखा है कि शूट खत्म होने के बाद जब मीडिया ने मुझसे पूछा कि क्या इन्फ्लुएंसर्स को टीवी शोज का हिस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इंडस्ट्री की वैल्यू घटा रहे हैं, तो मैं सच में दंग रही। अब मिस्टर फैजू और अदनान का भी समर्थन नतालिया ने किया था और उन्होंने खुलकर बचाव किया था और उन्होंने कहा था कि मैं जानती हूँ कि ये बातें कहाँ से आ रही हैं। शो के दौरान भी इन टिप्पणियों से काफ़ी चिढ़ गई थी क्योंकि ये उन लोगों के लिए थी जिनका मैं बहुत सम्मान करती थी। फैजू और अदनान जैसे लोगों की कामयाबी की कहानियाँ बहुत प्रेरणादायक हैं। नतालिया ने आगे तंज कसते हुए कहा कि खानदान के नाम, पैसे और रुतबे से मशहूर होना आसान है, लेकिन असली उपलब्धि शून्य से शुरुआत करके खुद की पहचान बनाना है। तो नतालिया ने कहा कि वो हमेशा उन लोगों का साथ देंगी जो मेहनत से आगे बढ़े। उन्होंने प्रिंस और अन्य जो भी लोग इसकी आलोचना कर रहे थे आउटसाइडर की, उनको नसीहत देते हुए कहा कि डिजिटल क्रिएटर्स ही भविष्य हैं, हम एक्टर्स को उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो ये नतालिया ने पोस्ट किया है और किस तरह से लताड़ उन्होंने उन लोगों को लगाई है जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी इंडस्ट्री ख़राब हो रही है, 12 सेकंड से ज़्यादा ये लोग एक्टिंग नहीं कर सकते और भी बहुत सारी बातें कही जा रही थी। तो नतालिया ने आउटसाइडर का समर्थन किया और प्रिंस और करण पटेल, उर्वशी, दिव्या, इन जैसे लोगों को लताड़ लगाई है, रिद्धि जैसे लोग। अब जो आज में बात करते हैं धुरंधर की। जी हाँ, धुरंधर 2 आने वाली है, लेकिन अभी भी धुरंधर 1 की चर्चा हो रही है, मतलब पहले पार्ट की चर्चा हो रही है। धुरंधर की तारीफ तो वैसे हर कोई कर चुका है, बहुत सारे बड़े बड़े जो एक्टर डायरेक्टर हैं वो तारीफ कर चुके हैं, लेकिन अब वो उसने तारीफ की है जिससे किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा ने तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि जो लोग प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे थे उन लोगों को समझना चाहिए कि फिल्म होती है, कितनी अच्छी एडिटिंग है, कितनी अच्छी सिनेमेटोग्राफी है, कहानी कितनी अच्छी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं एक बड़ा सा पोस्ट करते हुए। लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट किया है जो आप देख सकते हैं और इस पोस्ट में उन्होंने यही सारी तारीफ़ें की हैं। उन्होंने जो भी एक्टर्स हैं उनकी तारीफ़ की है, जिस तरह से कहानी नैरेट की गई है उसकी उन्होंने तारीफ़ की है और मास्टरपीस बताया है। तो ये लंबा चौड़ा पोस्ट शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से आया है और इससे पहले ऋतिक रोशन ने भी पहले तंज कसा था, मतलब जो भी चीज़ें चल रही थी, कोई भी फिल्म आती है तो उसको लेकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, तो इसको लेकर भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई फिल्म हो सकती है तो प्रोपेगेंडा फिल्म कैसे हो सकती है। लेकिन कुछ लोग बॉलीवुड में बैठे हुए हैं जिन्हें लगता है कि वो अगर खुलकर बोलेंगे तो शायद उन्हें काम ना मिले, दुबई वाला जो कनेक्शन है वो काम ना आए, तो शायद इसीलिए वो दब कर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी फिल्में आती हैं तो उसके विरोध में जब खड़ा होना तो फ़ौरन आ जाते हैं। तो ऋतिक रोशन ने भी ये गलती की थी, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें लताड़ा गया तो उन्होंने भी अपने सुर बदल लिए थे और बाद में उन्होंने एक दूसरा पोस्ट करते हुए कहा था कि मैं इसकी पॉलिटिक्स से जो सहमत नहीं हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने लिखी थी, लेकिन हाँ फिल्म बहुत अच्छी है। उसके बाद उन्होंने तारीफ़ की। तो अब शत्रुघ्न सिन्हा ने भी तारीफ़ की है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जो ट्वीट है वो आप देख सकते हैं, कितना बड़ा पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है, बाकायदा लोगों को टैग कर करके उन्होंने जमकर तारीफ़ की। और इस पूरे पोस्ट का जो आशय है वो यही है कि ये बहुत अच्छी फिल्म है, इसकी जो कंटेंट राइटर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, सिनेमेटोग्राफर की तारीफ़ की गई है, एडिटर की तारीफ़ की गई है, जो टीम है उसकी भी काफ़ी तारीफ़ की गई है, जो एक्टर्स हैं उनकी तारीफ़ की गई है। तो बाकी सबकी तारीफ़ करते हुए उन्होंने आदित्य धर की भी तारीफ़ की है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का ये बहुत बड़ा पोस्ट आया है और अभी धुरंधर 2 आने वाली है, उससे पहले ये बड़ा पोस्ट उनका है और माना ये जा रहा है कि अब जो दूसरा एक तरीके से जो आप लेफ्ट विंग बोल सकते हैं या जो हर मुद्दे पर असहमति जताते हैं, दूसरा जो गैंग है वो भी अब इसको लेकर सहज हो गया है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने हिंदी सिनेमा की भी बात रखी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने, अगर आप देखेंगे लास्ट में, उन्होंने जय हिंद लिखा है और उससे पहले उन्होंने कहा है कि हिंदी सिनेमा जो है वो जीता रहे। तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है आदित्य धर के लिए ये पोस्ट। अब कॉन्ट्रो कॉलम में बात करते हैं यादव जी की लव स्टोरी के बारे में। जी हाँ, यादव जी की लव स्टोरी विवाद पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट में जो जज ने कहा है अब वो सबको सुनना चाहिए। जी हाँ, दरअसल घूसखोर पंडित को लेकर पहले विवाद खड़ा हुआ था, वो भी मामला कोर्ट पहुंचा था। अब उसका भी जिक्र हुआ है कोर्ट में और ये भी कहा गया है कि आप शक के आधार पर, आशंका के चलते आप किसी भी फिल्म पर बैन नहीं लगा सकते। आपकी जो आपत्ति है वो उसके लिए ठोस प्रमाण आपके पास नहीं है।
दरअसल अवधेश यादव ने याचिका डाली थी, उनके वकील गए थे और उन्होंने ये कहा कि इस फिल्म पर रोक लगाई जाए। 27 फरवरी को ये फिल्म आने वाली है और उससे पहले हम चाहते हैं कि इस पर रोक लग जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। उसने ये कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यादव जी की लव स्टोरी, जो टाइटल आप जिससे असहमति जता रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी समुदाय का, किसी जाति का अपमान हुआ हो। और अगर कुछ गलत दिखाया जाता है तो वो जब दिखेगा उस वक्त आप इसको लेकर किसी भी तरीके से आपत्ति जता सकते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उसमें ज़रूर कुछ दिखाया जा सकता है, मतलब अभी आपको शक है, आशंका है, तो उसके चलते हम इस पर बैन नहीं लगा सकते, उसके चलते हम इस फिल्म पर रोक नहीं लगा सकते। ये बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। तो बड़ी जीत हुई है मेकर्स की, और जो लोग सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे थे उन लोगों को भी समझना चाहिए कि आखिर इस फिल्म में जब कुछ ऐसा नहीं है मेकर्स की तरफ से कहा जा रहा है, तो आखिर क्यों वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं और आखिर दिक्कत कहाँ पे है। तो देखते रहिए ग्लैम गपशप और जनतंत्र टीवी। मैं आंचल, शुक्रिया।